हम लोगों ने इससे पहले प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी। हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस जो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चार्टिंग पैटर्न्स हम लोगों ने सीखे थे। इसके अलावा इक्विटी रिसर्च इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए रिसर्च क्या होता है, रिसर्च स्टेटमेंट क्या होता है, डेटा कलेक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन कौन से होते हैं, ये सभी चीज़ें देखी थी। डेरिवेटिव्स मार्केट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के अंडर आने वाली फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो सब्जेक्ट है उसके लिए डेरिवेटिव्स मार्केट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स, साथ ही साथ में कॉल, पुट, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड्स, इन सभी के लिए जो हम लोगों ने बेसिक इंफॉर्मेशन सीखी थी, और फ्यूचर्स के लिए कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोगों ने अभी तक सीखी है। तो ये फ्यूचर्स, ऑप्शंस, साथ ही साथ में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स जिसमें शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, सेविंग डिपॉजिट स्कीम्स, पेंशन स्कीम्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर ट्रेजरी बिल्स, इसके अलावा रियल एस्टेट, रियल असेट्स, गोल्ड, बुलियन, प्रीशियस मेटल्स, ये सभी जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हम लोगों ने अभी तक देखे हैं, इनके लिए अलग अलग तरीके से डिफरेंट एनालिसिस, डिफरेंट रिसर्च कंडक्ट करके हम लोग अलग अलग सिक्योरिटीज परचेस करते हैं विथ अवेलेबल फंड्स। जो हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं उनके बेसिस पे हम लोग इस तरह की सभी सिक्योरिटीज परचेस करते हैं। इन सभी सिक्योरिटीज को हम लोग कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन परचेस करते हैं। ऐसे ऑनलाइन और ऑफलाइन या फिर किसी भी मीन से हम लोगों ने परचेस किए होंगे, उन सभी सिक्योरिटीज का एक बंडल, एक बंच, मतलब हमारा होता है पोर्टफोलियो, राइट। इन शॉर्ट, व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो, इट इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज, इट इज अ बास्केट ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज। ऐसा क्यों? क्या ऑब्जेक्टिव होंगे कि हम लोगों को इस तरह का पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत हो? सबसे पहले इंडिविजुअल के बिहेवियर, जो पर्सन टू पर्सन है, उनके बिहेवियर के बेसिस पे, उनके डिफरेंट नीड्स के बेसिस पे, उनके डिफरेंट जो गोल्स होंगे, उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं। सेकेंड थिंग, दूसरा ऑब्जेक्टिव है विच इज रिलेटेड टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। हमने इन्वेस्टमेंट सीखते वक्त या टेक्निकल एनालिसिस सीखते वक्त एक फंडा इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा था या समझा था कि हमेशा इन्वेस्टमेंट हैज ऑलवेज टू साइड्स, दैट इज रिस्क एंड रिटर्न, राइट। तुम लोगों को रिस्क भी है और रिटर्न भी मिलेगा। इस तरह की कम से कम रिस्क और मैक्सिमम रिटर्न हम लोगों को मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन एंड व्हाई डाइवर्सिफिकेशन? एक पर्टिकुलर कंपनी में, सपोज फॉर एग्जांपल, आपके पास आपके पास अवेलेबल फंड्स थे। उन सभी फंड्स को आप लोगों ने पीएमसी बैंक के अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट के तौर पे जमा कर दिए। आपने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिए सारे के सारे फंड्स। पीएनसी बैंक के स्कैम की वजह से सभी इन्वेस्टर, सभी जो कस्टमर्स थे, उनके सभी अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए, फ्रीज कर दिए गए। तो आपका पैसा है, आपने इन्वेस्ट एक बैंक में किया है फिक्स डिपॉजिट्स में, और आपको यूटिलाइज करते नहीं आता है, तो एंटायर अमाउंट इज लॉक्ड इन दैट पर्टिकुलर अमाउंट। सिमिलरली, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइस में सभी पैसे इन्वेस्ट कर देते और उसी पर्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट्स निगेटिव आते और शेयर की प्राइसेस बहुत कम होती, तो हमें ह्यूज लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे, ज्यादा रिस्क होगी, सभी के सभी अमाउंट हम लोगों की वहां कम हो जाएगी, कैपिटल लॉस भी हो सकता है। इसी के लिए, इस तरह की रिस्क अवॉइड करने के लिए वी प्रेफर टू इन्वेस्ट इन अ मल्टीपल सिक्योरिटीज, राइट। क्यों? तो अलग अलग सिक्योरिटीज की अलग अलग रिटर्न्स होंगे और अलग अलग रिस्क फैक्टर्स होंगे।
तो जिन किसी सिक्योरिटीज में ज्यादा रिस्क फैक्टर होगा उन सभी सिक्योरिटीज से रिलेटेड हम लोग इन्वेस्टमेंट करते वक्त कॉशियसली इन्वेस्टमेंट करेंगे। जिनमें रिस्क फैक्टर कम होगा उनमें हम लोग बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट, जस्ट टू अवॉइड द एंटायर लॉस। अब इस तरह की डाइवर्सिफिकेशन की क्या हेल्प होती है? से फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक पर्टिकुलर आपने दो अलग अलग असेट्स या इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज सिलेक्ट किए कि आपको पोर्टफोलियो उनमें ही बनाना है, राइट। एक था म्यूचुअल फंड और दूसरा था रियल एस्टेट। अब म्यूचुअल फंड जो है ये एंटायर स्टॉक मार्केट के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, और म्यूचुअल फंड्स के लिए स्टॉक मार्केट में रिसेशन आने की वजह से, फॉल आने की वजह से ज्यादातर जो एनएवीज थी वो डाउन हुई, जिनकी वजह से आपकी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स की जो वैल्यू थी वो बहुत कम हो गई। आपने उसे बेचा नहीं, लेकिन आपके अकाउंट में लॉसेस दिख रहे हैं। साथ ही साथ में आपने जब म्यूचुअल फंड परचेस किए थे उसके कुछ दिनों बाद कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था। एक शॉप था जो एक प्राइम लोकेशन पे था, उसमें आपने इन्वेस्ट करके रखा और उसे रेंटल पे दे दिया। तो रेंटल पे इनकम जो था वो स्टेडी इनकम तो मिल ही रहा था, लेकिन आपको लगा कि अरे म्यूचुअल फंड अब आगे चल के इनकी प्राइसेस बढ़ने नहीं वाली है, तो हम लोग लॉसेस जो है वो बुक करते थे। हमारे पास में इमरजेंसी नीड है हमें कैपिटल की, तो म्यूचुअल फंड के लॉसेस बुक करने से अच्छा हम लोग सोचेंगे कि रियल एस्टेट जो है, उन रियल एस्टेट से जो रिटर्न आ रहे हैं उन रिटर्न्स के बेसिस पे जो इनकम आ रहा है उनके बेसिस पे हम लोग शॉर्ट टर्म गोल्स जो है उसे मिटिगेट कर देंगे और म्यूचुअल फंड्स की जो प्राइसेस है वो बढ़ने के बारे में सोचेंगे। जब म्यूचुअल फंड की प्राइस बढ़ेगी, साइमल्टेनियसली अगर हमारी रियल एस्टेट की प्राइस बढ़ती है, देन आर पोर्टफोलियो, व्हाट इज दैट? पोर्टफोलियो मतलब क्या है? म्यूचुअल फंड और हमारी रियल एस्टेट, इन दोनों की मिला के जो सिंगल यूनिट है उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो स्ट्रॉन्गर दिखाई देगा। जब म्यूचुअल फंड लॉसेस में चल रहे होंगे तो बैलेंस होगा, क्योंकि रियल एस्टेट में से हम लोगों को कुछ ना कुछ रिटर्न मिल सकते थे, राइट। फिक्स डिपॉजिट अगर हम लोग करते तो फिक्स डिपॉजिट में से फिक्स रिटर्न्स मिलते ही थे, जो हमारे म्यूचुअल फंड के लॉसेस होने वाले जो है उसे मिटिगेट करते, सेट ऑफ करते। तो ये पर्टिकुलर रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, जस्ट टू डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो विद द इन्वेस्टिंग आवर फंड्स इन डिफरेंट इन्वेस्टिंग एवेन्यूज। क्लियर? पोर्टफोलियो जो होता है इस तरह के डिफरेंट पोर्टफोलियोज एज पर क्लाइंट, अगर हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजर है तो एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट एंड नीड हमें बना के देने हैं। दूसरा, अगर हम लोग इंडिविजुअल है तो हम लोग खुद के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। इन सभी के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी हम लोगों को आज के पहले लेक्चर में देखनी है। पहले हम लोग देखेंगे पोर्टफोलियो का मीनिंग एंड कंसेप्ट, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में लिया। Portfolio refers to a combination of various assets in which investor can invest their money instead of investing it in a one single security. Portfolio consists of carefully blended asset combination with a cohesive framework. Through portfolio consists of a variety of assets, it is managed as a one unit. Portfolio means a combined holding of many kinds of financial securities like shares, debentures, government securities, units, mutual fund, gold, oil, etc. Right? जो हमारे इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज हैं। Portfolio helps investor to reduce or manage the risk involved in the investing funds. It spreads the risk involved in an investment from one security to group of different types of security. Clear? Everyone, जो losses होते हैं वो losses एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी के जो होते हैं वो किसी दूसरे सिक्योरिटी के प्रॉफिट के अगेंस्ट हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं इन अ पोर्टफोलियो। क्लियर? एवरीवन, आई होप कि आप लोगों को मीनिंग और कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर होगा रिगार्डिंग द पोर्टफोलियो।
Next point, which is related to the portfolio management process. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन. इट इज अ प्रोसेस which is dynamic in nature, way of managing assets in a client's portfolio, always changing because how, what, as per the requirement of the clients, as per the requirement of the client's need and as per the requirement of the client's goal. अलग अलग क्लाइंट जो होते हैं उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमेशा चेंज होते रहते हैं. कभी किसी को लगेगा कि मुझे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए. शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो रहा हो तो वो सोचेगा कि चलो लॉन्ग टर्म के लिए भी हम लोग कुछ प्रोविजन करके रखते हैं, कुछ हमारे रिटायरमेंट के लिए प्रोविजन करके रखते हैं. कुछ ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होंगे कि जो शायद ऐसे ही सोचेंगे कि हम लोगों को सिर्फ रिटायरमेंट के लिए बेनिफिट चाहिए, अभी फिलहाल के लिए तो हम लोगों को सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है. इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे वेरियस जो कंपोनेंट्स हैं उनके बेसिस पे हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं. राइट. उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स है क्लाइंट के और साथ ही साथ में उनसी क्लाइंट की जो कंस्ट्रेंट्स है. व्हाट इज कंस्ट्रेंट्स? जो ऑब्जेक्टिव्स और कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव्स मतलब होंगे जो हमारे रिटर्न्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं क्लाइंट के, एंड कंस्ट्रेंट्स मतलब क्लाइंट उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए उन पर्टिकुलर रिटर्न को अचीव करने के लिए कितनी रिस्क ले सकते हैं. A portfolio manager should always keep a proper balance between the risk and returns while trying to achieve such objectives. Okay. The definition of a portfolio management process. The portfolio management process is an integrated compilation of a steps implemented in a consistent way to create and manage a suitable portfolio of assets to achieve client specified goals. जो स्टेप्स होंगी वो स्टेप्स का कंपाइलेशन इंटीग्रेटेड जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगी, कंसिस्टेंट वे में हम लोग क्लाइंट के लिए सुटेबल ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे, उसे मैनेज करेंगे टू अचीव अ क्लाइंट्स डिजायर्ड और अ स्पेसिफिक गोल्स. दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस. इन दिस स्टेप जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस होती है उनमें बेसिक जो स्टेप्स है वो कुछ इस तरह से इन्वॉल्व है जो कि हमारे नेक्स्ट पॉइंट में है. फर्स्ट, प्लानिंग. सेकेंड, एग्जीक्यूशन. थर्ड, फीडबैक. एंड फोर्थ, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट. ये जो चार स्टेप हम लोग देखते हैं ये किसी भी प्रोसेस में हम लोगों के पास ज्यादातर देखने को मिलती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लानिंग, अगर हम लोगों को कहीं एक जगह पे जाना है या फिर कई ट्रिप्स निकालनी है या फिर हम लोगों को किसी के लिए बिजनेस एक्सपेंशन करना है तो उन सभी के लिए प्रॉपर प्लानिंग लगेगी. उसी तरह से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए भी प्लानिंग लगेगी ही. प्लानिंग refers to the foundation on which the entire portfolio management process is built. It comprises the following these steps जो कि हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट है, कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस है एंड असेट एलोकेशन स्ट्रैटेजीज है. प्लानिंग स्टेज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होगी और सबसे पहली स्टेज होगी इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसमें से सब पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स. जैसे कि पहले मैंने कहा ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या होंगे? डिजायर्ड रिटर्न्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. एंड कंस्ट्रेंट्स क्या होंगी? जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होंगी क्लाइंट की या इंडिविजुअल्स की वो. अगर हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजर है तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस एक पोर्टफोलियो मैनेजर की पर्सपेक्टिव से दी गई है. वो क्या करेंगे? क्लाइंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है और कंस्ट्रेंट्स है उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे. राइट. जो क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस रहेंगे उनसे रिलेटेड. Client needs to be updated here the type of returns he can expect
keeping in mind their risk-taking ability. Here, earning required returns becomes the objective and risk-taking ability becomes the constraints. जब कभी भी क्लाइंट अगर किसी पोर्टफोलियो मैनेजर के पास आते हैं कि हमें पोर्टफोलियो बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहला पोर्टफोलियो मैनेजर का क्वेश्चन क्या होगा कि आप कितने फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हो, उनके लिए आपको कितने रिटर्न चाहिए, कितने पीरियड में चाहिए, और उसके लिए आप कितनी रिस्क बेयर कर सकते हो। ये तीनों मेन बेसिक क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट में वो फाइंड आउट करेंगे। उसी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट के लिए प्लानिंग करेंगे। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव जो होंगे हमारे, उनके बेसिस पे, जो ऊपर फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने देखा, उनके बेसिस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट को एक ड्राफ्ट करेंगे। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट? से फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट है कि जो डिमांड करता है पोर्टफोलियो मैनेजर से कि मुझे रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए रेस्पेक्टिव फंड्स इन्वेस्ट करके रेस्पेक्टिव अमाउंट हर महीने आनी ही चाहिए। से फॉर एग्जांपल एक फिक्स्ड अमाउंट रुपीज 50,000 रुपीज मुझे हर महीने रिटर्न मिलने ही चाहिए, और फिक्स्ड रिटर्न मिलने चाहिए एट द एज ऑफ 60। आफ्टर 60 के बाद हर महीने में मुझे इतने रिटर्न मिलने चाहिए। तो ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है कि कुछ इस तरह से फिक्स्ड रिटर्न दे सकती है? तो इनके लिए पॉसिबल एवेन्यूज जो होंगे उन सभी को एनालाइज करना, उन सभी के लिए बेसिक एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करना, मैक्सिमम रिटर्न जो मिलना चाहिए ऐसे एक्सपेक्टेशन, डिजायर्ड गोल क्लाइंट के हैं, उसके लिए कितनी अमाउंट्स या कितने फंड्स रिक्वायर्ड होंगे, इसके लिए एक स्ट्रैटेजिक टेबल वहां पे डेवलप करके देना, ये हमारे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट के स्टेप में होता है। लेकिन ये सभी स्टेप जो होगी वो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होंगी, और हम लोग एंटायर पॉलिसी स्टेटमेंट इसी स्टेज में बनाएंगे क्या? नहीं, वी विल लुक इनटू द दैट मैटर। हम लोग इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज वहां पे सिलेक्ट करेंगे जो डिफरेंट पॉइंट्स या डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स कवर कर सकते हैं, और देन आगे की कुछ स्टेप्स में हम लोग उनके बारे में इवैल्यूएशन करेंगे। प्लानिंग स्टेज में जो सब स्टेप है दैट इज द कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन। जो रिस्क और रिवॉर्ड्स है वो सभी ओवरऑल कैपिटल मार्केट मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट है, उन सभी के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे, उन सभी की मूवमेंट्स पे हम लोग ट्रीट करेंगे, राइट? अगर किसी कैपिटल मार्केट में आने वाली प्राइमरी मार्केट दैट इज आईपीओ या फिर सेकेंडरी मार्केट जो हमारी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग्स होती है, उनके जो आने वाले फ्यूचर्स में जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी हमारे वैरी करेंगे हमारी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, राइट? अगर सपोज किसी का ऑब्जेक्टिव के स्टेडी ग्रोथ ऑफ इनकम हमें चाहिए या फिर रिटर्न चाहिए, तो वी विल नॉट सजेस्ट देम टू इन्वेस्ट इन द stock market because there are returns, there are maximum returns can be possible from stock market, but there are major chances of losses also, right? So इस तरह के जो सजेशंस होंगे वो हम उन्हें नहीं देंगे। जो कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस होंगी या फिर ओवरऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगी, जो बेसिक हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट अवेन्यूज जो हम लोगों ने चूज किए होंगे, उनके बेसिस पे असेट अलोकेशन स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी। इस पर्टिकुलर स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट हमें करनी है उन इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग असेट अलोकेशन के बारे में सोचेंगे। असेट अलोकेशन मतलब स्ट्रैटेजिक या फिर टैक्टिकल। स्ट्रैटेजिक अलोकेशन का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जाए, और टैक्टिकल इन्फॉर्म असेट अलोकेशन मींस अ शॉर्ट टर्म रेंज के लिए, शॉर्ट टर्म चेंज के लिए इन्वेस्टमेंट देखी जाए, राइट? तो ये बेसिक डिफरेंस जो हमारे हैं या रिटर्न्स के बेसिस पे या फिर टाइम टेन्योर के बेसिस पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज आल्सो नोन एज स्ट्रैटेजिक असेट अलोकेशन, जिसमें हम लोग कैपिटल मार्केट के एक्सपेक्टेशन और बाकी सभी चीजें
ध्यान में रख के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर्म करके देते हैं डिफरेंट डिफरेंट अवेन्यूज के साथ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म गोल सेटिस्फाई करने के लिए, क्लाइंट्स के शॉर्ट टर्म नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर टैक्टिकल एसेट अलोकेशन करते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म अलोकेशन भी कहा जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, अब इस केस में होता क्या है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लाइंट के लिए हम लोगों ने सजेस्ट किया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे टू अर्न अ स्टेडी ग्रोथ ऑफ एटलीस्ट मिनिमम 100% रिटर्न, ठीक है, 5 साल के बाद 100% रिटर्न हमें उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से मिलना चाहिए, ऐसे हम लोग सोच के चलते हैं। या 10 साल के बाद, 10 साल के बाद जो रिटर्न 100% मिलने वाले थे, अमाउंट डबल होने वाली थी, वो हमारी शॉर्ट टर्म रेंज में ही अचीव हो गई। 3 साल में ही हमें 100% रिटर्न मिल चुके उन पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में से। तो हम लोग उन पर्टिकुलर अवेन्यूज में से एग्जिट करेंगे विद पर्टिकुलर 100% रिटर्न्स, जो हमारे एक्सपेक्टेड, जो टारगेटेड थे, एंड वी विल इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर रिलीज्ड फंड इनटू नेक्स्ट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। इसीलिए टैक्टिकल इंफॉर्मेशन जो होती है, टैक्टिकल अलोकेशन स्ट्रैटेजीज जो होती है, वो हमारी न्यू स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो अलोकेशन के लिए भी काम कर सकती है, राइट। जो टेम्पररीली होती है, जो शॉर्ट टर्म के लिए टेम्पररी होती है, वो हमारी न्यू स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन के लिए, अलोकेशन के लिए भी काम में आ सकती है। क्लियर? तो प्लानिंग स्टेज में आने वाले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट्स, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट्स, कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन एंड असेट अलोकेशन स्ट्रैटेजी, आप लोगों को सबको क्लियर हो ऐसे मैं समझ के चलता हूं। और नेक्स्ट विच इज एग्जीक्यूशन रिलेटेड स्टेप, ये हम लोग पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूशन, अब एग्जीक्यूशन में लिए हम लोगों ने जो प्लानिंग स्टेज में एग्जैक्टली स्ट्रैटेजिक अलोकेशन या टैक्टिकल अलोकेशन के बारे में जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट प्रिपेयर किए होंगे, उनके बेसिस पे डिफरेंट पोर्टफोलियोज का कॉम्बिनेशन, डिफरेंट सिक्योरिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम लोग प्रिपेयर करेंगे। इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को प्रिपेयर करके हम लोग उन्हें पोर्टफोलियो 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स देंगे। इन पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के लिए जो मैक्सिमम रिटर्न या मैक्सिमम कॉम्बिनेशन या मैक्सिमम सुटेबल कॉम्बिनेशन जो हमें मिलेगा, जो हमारी क्लाइंट की ऑब्जेक्टिव्स को और कंस्ट्रेंट्स को सभी को ध्यान में रख के बनाया होगा, उनमें से क्लाइंट के बेसिस पे क्लाइंट कितनी इन्वेस्टमेंट फंड्स वहां पे रिलीज कर सकता है, फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल करके दे सकता है, उसके बेसिस पे हम लोग पोर्टफोलियो सिलेक्शन करेंगे। व्हाट इज पोर्टफोलियो सिलेक्शन? तो पोर्टफोलियो सिलेक्शन generally specifies the assets are chosen for the clients keeping in mind capital market expectation and associated asset allocation strategies. The portfolio manager uses the portfolio optimization technique while deciding the portfolio composition. Portfolio selection करने के लिए portfolio optimization करते हैं। What is portfolio optimization? तो जो अलग अलग कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे सिक्योरिटीज का, वो होगा पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन। उनके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट पोर्टफोलियो के कंपोजिशन फाइनल करेंगे, और जो हमारे एंटायर जो सभी पोर्टफोलियोज होंगे वो हमारी ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे उनमें से कोई एक पोर्टफोलियो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से पोर्टफोलियो इंप्लीमेंटेशन जो सेकेंड स्टेप होती है एग्जीक्यूशन में, पहले हम लोगों ने जो सिलेक्शन किया या फाइनलाइज कर दिया, उस पर्टिकुलर सिलेक्शन के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स या असेट्स इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज या असेट्स अवेलेबल है, उन्हें एग्जीक्यूट करना मतलब क्या? उन पर्टिकुलर पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी और साथ ही साथ में जो डिफरेंट फीस कमीशन पे किए जाएंगे या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी, कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, उन सभी को ध्यान में रख के अच्छे से एक वेल मैनेज एंड वेल टाइम्ड अप्रोप्रिएटली जो होंगे वो रिटर्न्स के स्टेटमेंट्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे। और अगर इस तरह के सभी स्टेटमेंट्स को कंसीडर करके, इन तरह के सभी पॉलिसीज को कंसीडर करके, सभी इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज को कंसीडर करके हम लोग एग्जैक्टली पोर्टफोलियो का इंप्लीमेंटेशन करेंगे।
इम्प्लीमेंटेशन करना मतलब ओवरऑल सभी कॉस्ट को कंसीडर करके पर्टिकुलर असेट्स में हमारी फंड्स इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आएगी, इट इज रिलेटेड द फीडबैक, दैट इज इवैल्यूएशन। What is evaluation? The regular feedback of client should be taken to understand the changing needs of client and to achieve the long-term goals set in the consultation with the client. कुछ 2 एक्टिविटीज हम लोग वहां पर इस तरह की फीडबैक या फिर कंट्रोल के लिए कंसीडर करते हैं, जिसमें मॉनिटरिंग एंड रीबैलेंसिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये दोनों स्टेप इन्वॉल्व है। मॉनिटरिंग एंड रीबैलेंसिंग का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो हम लोगों ने क्रिएट किया है उसमें जो डिफरेंट असेट्स हैं, उन डिफरेंट असेट्स के लिए किस तरह से हमारे लिए एक्चुअल में रिटर्न्स आ रहे हैं। हम लोग जो रेगुलर फीडबैक क्लाइंट का ले रहे हैं, उनकी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, जो टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होते हैं या नहीं होते हैं। इनसे रिलेटेड हम लोग ओवरऑल इवैल्यूएशन करेंगे। और इन इवैल्यूएशन के लिए अगर हमें मिला कि सर्टेन, फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो के लिए अगर किसी इन्वेस्टमेंट या फिर किसी असेट के लिए जिस तरह से हम लोगों ने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कंसीडर किए थे वो नहीं मिल रहे हो या फिर वहां पे लॉस मेकिंग हो, तो पोर्टफोलियो का रिवीजन करना, रीडिजाइन करना, ये मॉनिटरिंग और रीबैलेंसिंग स्टेज में होता है। जबकि पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन क्या होगा, तो इसी तरह के सभी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जो होंगी उनकी परफॉर्मेंसेस रिगार्डिंग द रिस्क, रिगार्डिंग द रिटर्न्स और रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, वो सभी हम लोग यहाँ पर इवैल्यूएट करेंगे इन द स्टेज ऑफ द इवैल्यूएशन और से फीडबैक। क्लियर? मॉनिटरिंग में अलग अलग चीजें हम लोग कंसीडर करेंगे, जहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजर जो होगा वो रिस्क और साथ ही साथ में जो रिटर्न्स होंगे उन्हें इवैल्यूएट करेगा, उनके बेसिस पे सभी चीजें कंसीडर करेगा, और जो रिस्क होंगी उनको पोर्टफोलियो जो होगा उनको रीबैलेंस करने की कोशिश करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट्स और नीड्स, एज पर द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स एंड चेंजिंग नीड्स ऑफ द क्लाइंट। क्लियर? इवैल्यूएशन में ये दोनों स्टेप या दोनों मेथड हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। Then the last point is related to the investment policy statement. अब ये investment policy statement होता क्या है, जो हम लोगों ने ऊपर भी देखा। जो स्टैंडर्ड प्लानिंग फेज में इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, इट इज रिलेटेड टू द बेसिक, एक बेसिक आइडिया जो होती है वो हम लोग प्लानिंग स्टेज में प्रिपेयर करते हैं। वही इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट जो हम लोग इस पर्टिकुलर स्टेज में, जो 4th स्टेज होती है, वो क्या होती है? इट इज अ फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट क्रिएटेड टू गवर्न द इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट द क्लाइंट्स ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट। एक तरह का रिटर्न डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क फैक्टर्स कंसीडर किए जाएंगे। This statement is formulated in the planning stage of the process as mentioned above, and which provides interest income that is expected from income tax in the hand exempted in the income tax in the hands of the investor. तो अल्टीमेटली जब हम लोगों की पोर्टफोलियो सिलेक्शन होगा, पोर्टफोलियो क्रिएशन होगा, उसके बाद में फीडबैक्स होंगे, उसके बाद में हम लोग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे जो आफ्टर इन्वेस्टमेंट, आफ्टर टैक्स किस तरह से बेनिफिशियल होंगे, इन सभी रिकॉर्ड से रिलेटेड, रिस्क एंड रिटर्न से रिलेटेड रिकॉर्ड एक क्लाइंट और पोर्टफोलियो मैनेजर इन दोनों के बीच में सेटल किया जाएगा। एवरीवन, चारों स्टेप जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस के अंडर आते हैं, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फीडबैक एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, डेफिनेशन ऑफ portfolio management process and meaning and concept of portfolio. I hope कि आप लोगों को ये सभी चीजें